हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 14 जुलाई और आज हम लोग जो भी कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँ वो आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज की जो मोटिवेशन कोट है वो देख लेते हैं ताकि जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या कह रहा है? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत ही सही है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको जीतना है, सफलता प्राप्त करनी है तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए। बिना जुनून के, बिना जोश के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुनून होगा, लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे, जुनून रहेगा तो आप उसमें लगे रहेंगे। तो इसीलिए आपको अगर सफलता चाहिए तो जुनून के साथ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाइए तुरंत ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, आप उसे जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अदर जो है कुछ क्वेश्चन हम वहाँ शेयर करते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, तो आप वहाँ जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है कहाँ तक पहुँची है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या किया है? नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है अशोक स्तंभ इंपॉर्टेंट है। किसमें क्या है, कैसे है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है आप देख भी रहे होंगे, यहाँ मैंने इमेज लगा दिया है, ये देखिए, हमें ये देखना है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये किससे बना हुआ है? कांसे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कांसे से बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि किससे बना हुआ है, कांसे से बना हुआ है। और इसका जो कुल वजन है, अगर इसके वजन की बात की जाए, वो टोटल है 9500 kg है। कितना है? 9500 kg इसका वजन है। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जाए, तो वो है 6.5 मीटर है। कितनी है? 6.5 मीटर है। इतना फैक्टर तो आपको एकदम क्लियर याद रख लेना है। वेट की बात करें 9500 kg और हाइट की बात करें तो 6.5 मीटर है इसकी। और फैक्ट बात कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट। अदर फैक्ट्स की बात करें तो जो नया संसद भवन है उसी के ये केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है, शीर्ष पर बनाया गया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि जो नया संसद भवन बनाया 2020 में, ये आपको ध्यान रखना, ये जो बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि 2020 में नया संसद भवन जो बनाने का प्रोजेक्ट है वो किसको दिया गया था प्रोजेक्ट? तो वो जो प्रोजेक्ट दिया गया ये टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला। किसको मिला? टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला। और कितने में मिला था? 971 करोड़ में मिला। 971 करोड़ में मिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नए संसद भवन की छत पर ये जो राष्ट्रीय प्रतीक के निर्माण की अवधारणा बनाई गई है, ये प्रक्रिया जो है 8 चरणों से गुजरी है। कितने चरणों से गुजरी है? ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, 8 चरणों से गुजरी हुई है। जिसमें आपका मिट्टी प्रारूप है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर के जो कांसा ढलाई है, पॉलिश करने तक की तैयारी है, ये सारा इसमें क्या है, शामिल है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक सहायक संरचना बनाई गई है जिसका जो वजन है वो कितना है वो भी आप लोग को बता दे रहे हैं, 6500। उसकी जो सहायक संरचना है वो 6500 इसका क्या है, वजन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कूट वाला है, तो नहीं, कूट वाला नहीं है, इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। बिल्कुल करेगी। 75, क्योंकि अभी आज़ादी का क्या मनाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता की कौन सी है? 75वीं वर्षगांठ है। हमारे स्वतंत्रता की कौन सी है? 75वीं वर्षगांठ है, तो ये मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अब यह अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका पर्पज क्या है, एम क्या है? तो लोगों में देशभक्ति की भावना को क्या करना, जागृत करना, और तिरंगे के प्रति क्या करना, जागरूकता लाना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए जो तीनों कथन है वो हमारे सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। जून 2022 के लिए हर महीने जो है प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है, तो ये आपको हमेशा हर मंथ का लिखे रहना है, एक जगह नोट कर लेना। अगर जून 2022 के लिए महिला श्रेणी में पूछे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया, तो मैरी जॉन को दिया गया है। किसे दिया गया है? मैरी जॉन को दिया गया है। चलिए इसके बारे में और हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महिला श्रेणी में, एक मिनट, यहाँ लिखा है महिला श्रेणी में किसे दिया गया, तो महिला श्रेणी ये आपको दिख रही है, मैरी जॉन को दिया गया है। इफ़ अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता, पुरुष श्रेणी में पूछ लेता, पुरुष श्रेणी में पूछ लेता, तो आप क्या बताते हैं? पुरुष श्रेणी में अगर पूछता तो आपका हो जाता जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो पुरुष श्रेणी में किसे मिला है? जॉनी बेयरस्टो को मिला है। अगर महिला श्रेणी में पूछ ले तो मैरी जॉन को मिला है। तो ये जॉनी जो बेयरस्टो हैं ये कहाँ के हैं? और पहले इनको मैरी जॉन को देख लेते हैं, ये हैं दक्षिण अफ्रीका की। ये कहाँ हैं कि हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं। लेकिन अगर इनका पूछ ले जॉनी बेयरस्टो कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं, ये इंग्लैंड के। क्योंकि कभी कभी क्या पूछ लेता है ना कि ये जॉनी बेयरस्टो हैं जिन्हें ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं, तो ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। और ये मैरी जॉन जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अभी कल मैंने डिस्कस, कल नहीं 2-3 दिन को पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विंबलडन ओपन का जो पुरुष श्रेणी में है किसने जीता है। तो फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और महिला श्रेणी में किसको मिला था? रिवाकिना को मिला था, जो कजाकिस्तान की थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आईसीसी वर्ड आया, तो आईसीसी वर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड की बात किया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके हेड कौन है, तो वो है ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले, ये आपको ध्यान रखना है। और आईसीसी के सीईओ कौन है, तो सीईओ ज़्यादा मैटर नहीं करता, हेड हमको पता होना चाहिए। लेकिन हम बता दे रहे हैं उनका नाम है अलार्डेस। पूरा नाम नहीं बता रहे, बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, अलार्डेस। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो हेडक्वार्टर जो है दुबई है, दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये भी आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लीजिए, ये हैं मैरी जॉन और ये हैं आपका, ये आपके कौन है, कौन है अभी जस्ट मैंने बताया है, जॉनी। ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके कूट वाले क्वेश्चन हैं और इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन भारत में किया गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट आए तो समझ लीजिए कि 99% ये ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में सिंधुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है? तो दूसरा कथन सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों स्टेटमेंट गलत है? हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन भारत में नहीं बल्कि कहाँ किया गया? चीन में किया गया। कहाँ किया गया है? चाइना में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसका, अब ये ध्यान रखना है कौन सा संस्करण था, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि ये 10वां संस्करण था। और दूसरा चाइना के कहाँ किया गया? चीन के बीजिंग में किया गया है। चीन के बीजिंग शहर में किया गया है, बीजिंग शहर में इसका आयोजन किया गया है। वो भी बीजिंग शहर में, कहाँ पर? किस विश्वविद्यालय द्वारा? सिंधुआ विश्वविद्यालय के द्वारा। किस विश्वविद्यालय द्वारा? सिंधुआ विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो इस हिसाब से कौन सा बी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय, अब गति शक्ति नाम लेने पर आपको जो शुरू से ही लेक्चर देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि गति शक्ति कहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ये, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय बोल रहा है। तो विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो कहाँ पर? बड़ोदरा में। और बड़ोदरा कहाँ है? ये गुजरात में है। बड़ोदरा कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को हाल ही में भी मंजूरी दी गई है। वो कहाँ पर मंजूरी दी गई? गुजरात के बड़ोदरा में की गई है। चलिए ये तो ठीक है। अब पहले हम लोग गति शक्ति, जब मैंने नाम लिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। गति शक्ति के बाद जो बजट इस बार जो बजट आया 2022-23 वाला, 2022-23 का जो बजट आया उसमें क्या किया गया? 4 स्तंभों की बात की गई, 4 पिलर्स की बात की गई। और उस 4 पिलर्स में जो पहला आपका था वो था पीएम गति शक्ति। वो क्या था? पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। और इस पीएम गति शक्ति में क्या थे? 7 इंजन की बात की गई थी। पीएम गति शक्ति में 7 इंजन की बात की गई थी। क्लियर?
अब इतना आपको मैंने बता दिया, तो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि वो 7 इंजन कौन से थे, परिवहन रेल वाले सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने को जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो इसमें क्या था, ये जो गति शक्ति वाला है इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई नया है नहीं, इसमें जो पुराना विश्वविद्यालय था उसी का नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो क्या था, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, 1 मिनट। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था। क्या था, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था। तो इसी का नाम चेंज कर दिया गया, इसी का नाम चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, और बदल कर क्या कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालय का क्या कर दिया गया, दर्जा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ, गुजरात के बड़ोदरा में इसके मंजूरी दी गई है। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है कि रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात से संबंधित है। रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, तो गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। एक और क्वेश्चन आ जाता है गति शक्ति से कि पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कहाँ स्थापित किया। पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो पश्चिम बंगाल के, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये रिवीजन के तौर पर आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया कि कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। तो पीयूष गोयल जो कपड़ा मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का कहाँ उद्घाटन किया है। तो इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ किया है, पंचकुला में किया है। अब पंचकुला ये क्या है, पंचकुला कहाँ पर है, तो पंचकुला हरियाणा में है। कहाँ है, पंचकुला हरियाणा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पंचकुला हरियाणा में क्या किया गया है, ये NIFT राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसी का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। और पंचकुला हरियाणा में ये पहला ऐसा है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। लेकिन अगर पूरे देश में किया जाए, भारत की बात की जाए, तो ये 17वें नंबर का है। भारत में 17वें नंबर का है और हरियाणा में पहले नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो उत्तराखंड। यहाँ पे देश का पहला राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, लेकिन वो भी किस लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तब आपका उत्तराखंड आंसर होगा कि नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी लेवल पर शुरू करने वाला, लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, ये बन गया है उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया है, कौन सा बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो नई शिक्षा नीति जो आई थी, ये किसके स्थान पर आई थी, तो 1986 के स्थान पर आई थी। 1986 के स्थान पर ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई, ये किसके स्थान पर आई थी, 1986 के स्थान पर आई थी। और किस समिति ने सिफारिश किया था, ये मैंने एक बार और डिस्कस किया था, ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत की गई थी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने आपको बता दिया कि नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी लेवल पर ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, पहली चरण में क्या होगा कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के तहत क्या किया जाएगा, 5,000 आंगनबाड़ी केंद्र में बाल वाटिका कक्षाओं में नई शिक्षा नीति को अमल में लाया जाएगा। चलिए ये तो हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, वो है कर्नाटक। लेकिन प्री प्राइमरी लेवल पर पूछ ले तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। चर्चा में रहा, क्या चर्चा में है, चलिए देख लेते हैं क्या चर्चा में है। चर्चा में रहा कौन सा, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, चलिए देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ, दार्जिलिंग के अंदर स्थित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला ये क्या है,
राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब ये चर्चा में आया क्यों? तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि, एक मिनट में यहाँ लिख दे रही हूँ, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसने क्या किया, अभी हाल ही में इस पार्क में, सिंगलीला नेशनल पार्क में लगभग 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, सारे फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वर्षों में लाल पांडा को, कितने लाल पांडा को? 20 लाल पांडा को पेश करने के लिए क्या किया, एक कार्यक्रम शुरू किया कि इस सिंगलीला नेशनल पार्क में हम क्या करेंगे, 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को लेकर के आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, एक मिनट, इसकी बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंदर है और यह पश्चिम बंगाल का राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। कौन सा? सिंगलीला नेशनल पार्क, यह उस राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। और यह पार्क जो है वो शुरू में क्या था, एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। ये क्या था? एक वन्यजीव अभ्यारण्य था। और 1992 में 1992 में इसे क्या किया गया, नेशनल पार्क में बदल दिया गया। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, फिर क्या होता, 1994 में इसे लाल पांडा के लिए, किसके लिए? लाल पांडा के लिए एक जंगली आवास घोषित कर दिया गया था। अब हम आपको बताएंगे कि पेंगोलिन और लाल पांडा के बारे में बताएंगे। पेंगोलिन और लाल पांडा। तो पेंगोलिन और लाल पांडा जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तस्करी किए जाने वाले जानवरों में से जाने जाते हैं। और दोनों जानवर क्या हैं, ये स्तनधारी हैं और पूर्वी हिमालय के लिए क्या है, एंडेमिक हैं। पूर्वी हिमालय के लिए ये स्थानिक हैं, मतलब पूर्वी हिमालय में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और पांडा की 2 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। वो दोनों प्रजातियां कौन सी हैं? एक विशालकाय पांडा और एक लाल पांडा। अगर लाल पांडा की बात करें, लाल पांडा ये सिक्किम का, कहाँ का? सिक्किम का क्या है? एक राजकीय पशु है। लाल पांडा सिक्किम का क्या है? राजकीय पशु है। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो जानवर होते हैं ये एकांत में रहना पसंद करते हैं और ये वृक्ष पर रहते हैं। बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं ये जो लाल पांडा है। और ये क्या है, भारत में पांडा की 2 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक हिमालयी लाल पांडा होता है और एक चीनी लाल पांडा है। क्लियर। लाल पांडा की बात करें तो भारत में पाया जाएगा, भूटान में पाया जाएगा, नेपाल में, उत्तरी म्यांमार में, दक्षिण चीन के जंगलों में ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में कि लाल पांडा कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ये दे देगा कि ये भारत में खाली पाया जाएगा, तो खाली भारत में नहीं है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, दक्षिण चीन है, यहाँ सब मतलब भारत के आसपास एरिया में ये पाए जाते हैं। अगर हम इसके स्थिति IUCN में स्थिति की बात करें कि इसकी क्या स्थिति है, तो ये IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में है? लुप्त प्राय श्रेणी में है। लुप्त प्राय श्रेणी में साइट्स के परिशिष्ट 1 में वर्गीकृत किया गया है। और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इनको संरक्षित किया गया है। दूसरी तरफ जो विशालकाय पांडा है, ये तो लाल पांडा की स्थिति हो गई लुप्त प्राय में, लेकिन जो विशालकाय पांडा है उसको किस में रखा गया है? वो IUCN रेड लिस्ट में और साइट्स में परिशिष्ट 1 प्रजातियों में संवेदनशील श्रेणी में है। किसमें है? संवेदनशील में है। ये संवेदनशील। तो ये भी उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच जो भी पढ़ने वाले हों और इसको तुरंत लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? तो किसने की है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जारी की है। किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? वो कौन किया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किया है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नासा कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी
इन तीनों के द्वारा मिला करके इसकी स्थापना की गई है। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये 20 वर्ष बिना ईंधन के काम कर सकता है, मतलब इसमें इतना फ्यूल है कि वो 20 वर्ष तक बिना इसके ये काम कर सकता है। और सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली तस्वीर ये जारी की है, सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली तस्वीर इसने जारी की है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS कब से प्रभावी होगी? ये कब से प्रभावी होगी? तो 1 अक्टूबर 2022 से ये प्रभावी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको। क्या हुआ है, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है वो कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया है। क्या किया है? जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है उसने कागज के जो प्रमुख उत्पाद हैं उनकी आयात नीति में संशोधन कर दिया, और संशोधन करके इन उत्पादों को क्या किया, मुफ्त श्रेणी से, मुफ्त श्रेणी, पहले ये मुफ्त श्रेणी में थे तो मुफ्त श्रेणी से इनको हटा दिया, मुफ्त श्रेणी से हटा दिया। अब मुफ्त श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया, तो इसमें कर दिया गया कि ये जो आपके PIMS हैं, PIMS के तहत अनिवार्य, इसको मुफ्त श्रेणी से हटा करके क्या कर दिया गया, एक मिनट, अनिवार्य पंजीकरण, अनिवार्य पंजीकरण, पंजीकरण के अधीन मुफ्त, अधीन मुफ्त, पहले इसको मुफ्त श्रेणी में रखा गया था तो मुफ्त श्रेणी से हटा करके इसको क्या कर दिया गया है, अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। क्लियर हो गया होगा। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नया नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा, और जो पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा है वो 15 जुलाई 2022 से ये उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो PIMS है इसमें घरेलू क्षेत्र की जितनी भी हैं, जैसे न्यूज़ प्रिंट है, हस्तनिर्मित कागज़ है, कोटेड पेपर है, अनकोटेड पेपर है, ऑफसेट पेपर है, टिश्यू पेपर है, कॉटन है, लेबल है, बहुत कुछ मतलब इसमें है, कागज़ उत्पादों का आयात करती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो ये उत्पाद जैसे कि टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आते हैं, 201 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आते हैं, और इसमें कुछ को छूट भी दी गई है जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर हो गया, बैंक बॉन्ड हो गया, चेक पेपर हो गया, ठीक है, तो ये सारे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये जो पंजीकरण की संख्या होगी वो 75 दिनों, कितनी होगी, 75 दिनों के लिए होगी। कब तक के लिए होगी, 75 दिनों के लिए। तो ये आपको पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 75 दिन इसके लिए वैलिड है, और इसमें नोट, सिक्योरिटी, बैंक बॉन्ड पेपर इससे बाहर रखे गए हैं। तो चलिए ये सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 जुलाई का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। 12 जुलाई 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला अंशुला कांत बनी है? बिल्कुल नहीं, गीता गोपीनाथ बनी है। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे, जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। ये बिल्कुल सही है। IMF की स्थापना 1988 में हुई थी? बिल्कुल नहीं, ये कब हुई थी, 1944 में हुई थी। 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया? हरमनप्रीत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को क्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी 8 बिलियन क्या है, 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था और दूसरा सही है। और हाल ही में भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2 ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीता था। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? नारायणन कुमार को किया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा? तो 2023 तक निकल जाएगा। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब एक किसी ने कमेंट किया था कि इसके बारे में फिर से अच्छे से बता दीजिए। तो इसमें कुछ है नहीं कुछ बताने के लिए, बस यही आपको ध्यान रखना है कि डेरेचो क्या है। डेरेचो एक तूफान है जो क्या किया गया है, अमेरिका के कुछ राज्यों में तबाही आया है। तो अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ये आया हुआ था, ठीक है। और इसका नाम क्या है, स्पेनिश शब्द है ये ला डेरेचा, मतलब इसकी जो ये कौन सा शब्द है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सीधा। बाकी इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं। आगे चलते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 12 जुलाई को किया जाता है। क्यों 12 जुलाई को किया जाता है? क्योंकि 12 जुलाई में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। बिमस्टेक ने हाल ही में अपनी कौन से नंबर की वर्षगांठ बनाई है? 25वें नंबर की बनाई है।
मनाई है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।